Welcome student. Now I am starting my online class. Student, firstly you can see here this is video number 48. For video number 48, in video number 47 में एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड 9.2 भी कंप्लीट हो चुकी हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो स्टूडेंट ये सबसे मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का. यहां से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, अब उसका सॉल्यूशन निकालना है. जनरल सॉल्यूशन होगा तो जनरल जो उसने बोला होगा क्वेश्चन के अंदर, और पर्टिकुलर होगा तो पर्टिकुलर के लिए कंडीशन गिवन होती है जिससे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो मैं आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है. तो स्टूडेंट अब देखो सॉल्यूशन करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का. 9.2 में क्या था, 9.2 में आपको सॉल्यूशन भी गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, सिर्फ वेरीफाई करना था. अब हमें सॉल्यूशन गिवन नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. तो ध्यान से देखेंगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए टोटल हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, जिसमें से कोई भी मेथड रिमूव नहीं हुआ है. सिर्फ एक मेथड को थोड़ा सा लेस किया है पर रिमूव नहीं हुआ है सिलेबस में. तो नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 आपकी रिव्यू हो चुकी है, पहले बता चुका हूं मैं आपको. 9.3 में है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन में बनाना, वो हमारा हमें नहीं करना है 9.3, वो अब सिलेबस में से रिमूव है. तो आपको स्टार्टिंग सीधे 9.4 पे आएंगे, जिसमें मेथड नंबर 1, ये 3 मेथड आपके सिलेबस में है. 1 बाई 1 मैं आपको बता रहा हूं. मेथड 1 है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड. वेरिएबल सेपरेशन मेथड नंबर 1 पर ये है. नंबर 2 पर है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एक टेक्निक होती है अपनी, और ये वेरिएबल सेपरेशन की अपनी टेक्निक है. तो वही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हैं. अगर हमारा मेथड 1 फेल होता है तो 2 पे ट्राई करेंगे, 2 फेल होता है 3 पे ट्राई करेंगे. और मेथड नंबर 3 पे है आपका लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन. तो ये 3 मेथड्स आपके सिलेबस में हैं. इन 3 मेथड्स के थ्रू मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, तो ये आपका नंबर 2 डाला हुआ है यहाँ पर. मेथड नंबर 2 आप इसको क्लियर कर लो. और ये है आपका मेथड नंबर 3. तो 1 बाई 1 हम इन मेथड को करेंगे. इस पर बेस्ड है आपकी 9.4, इस पर बेस्ड है आपकी 9.5 और इस पर बेस्ड है आपकी 9.6, और चैप्टर आपका फिनिश. सेपरेट इनकी एक्सरसाइज है और इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. तो स्टूडेंट ये जो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है आपकी, जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बस आपको मेन चीज समझनी है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है. फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये सबसे मेन चीज है आपको. फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. तो इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, यानी कि उसमें जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिंगल डेरिवेटिव होगा, कभी भी हायर डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते. उसकी डिग्री मतलब उसकी जो पावर होगी वो भी आपकी 1 से ज्यादा नहीं होगी. तो जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही होगा. उससे मैक्सिमम आपके सिलेबस में नहीं है. 12th स्टैंडर्ड में जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, तब आपके हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी जाती है. उनका मेथड भी अलग होता है, टेक्निक भी अलग होती है, CFPI के थ्रू होती है, वो आपको आगे बताएंगे. तो अभी आपको फिलहाल ये समझना है कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे. तो आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3. तो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं मेथड नंबर 1, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. आप नोट करते जाएंगे अपनी नोटबुक में सारे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है सारा कुछ. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ये भी लिखेंगे. फिर इसके बाद में वेरिएबल सेपरेशन मेथड. अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चन में, वो आपको समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू. तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है dy by dx equals to 1 plus y square upon 1 plus x square. तो फर्स्टली यू कैन सी हियर दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इक्वेशन इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, और डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है. तो इसका मतलब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन 100% निकलेगा. तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट,
अब हमें इसमें मेथड 1 अप्लाई करना है, अगर हो सकता है तो क्वेश्चन में जब आएगा आपके पेपर में तो ये नहीं लिखा होगा कि आपको किस मेथड से करना है, वो खुद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड इसमें वर्क कर रहा है। तो पहला मेथड किस तरह से वर्क कर रहा है वो क्लियर दिखाई भी दे रहा है, वेरिएबल सेपरेशन, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट, एक्स वाले अलग वाई वाले बिल्कुल अलग। तो मैंने एक्स वाले बिल्कुल अलग और वाई, लेकिन एक्स और वाई को अलग तो करना है, बस इंपोर्टेंट चीज ये है कि dx और dy कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होंगे, हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, dy और dx। जैसे अब मैं अगर क्या करता हूं कि 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy यहां पर है ऊपर। मैं आपको बताया था कि कभी भी dy और dx ये डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, और x वाले x की तरफ और y वाले y की तरफ। जैसे अब मैंने अगर dx को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो dx/1 प्लस x, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखो बिल्कुल x वाले टर्म सारे एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ हो गए, चाहे आप x वाले इधर लिख लो y वाले इधर। वेरिएबल सेपरेट यानी कि x वाले टर्म अलग y वाले टर्म्स अलग, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। dx और dy कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो ये आपको वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, आपको यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने वेरिएबल सेपरेट किए हैं, बस आप डायरेक्ट क्वेश्चन में कर देंगे। अब मेन चीज ये, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब देखो 9 चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहा है, जब मैं वेरीफाई कर रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन को, और जब मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। अब दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dy/1 प्लस वाई स्क्वायर, dy तो यहाँ पे आ चुका है, इक्वल टू dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, किसका, tan इनवर्स y, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, 5 चैप्टर भी आना चाहिए आपको, 7 चैप्टर भी क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप जानते हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको लगाना है, चाहे डिफरेंशियल चाहे इंटीग्रेशन कितनी बार हो रहा हो, कांस्टेंट आपको एक बार आएगा। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब स्टूडेंट आप मुझे बता दो इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे आप, इसको बोलेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट आ रहा है। एक कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक ही ऑर्डर की है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर है 1। तो जब ऑर्डर 1 है तो उसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट भी कितने आएंगे, 1। तो कभी आप, अब हमारे हर क्वेश्चन में ऑर्डर 1 चल रहा है, तो हर क्वेश्चन में एक ही कांस्टेंट आएगा, उसी को बोलेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। अगर हम इस c की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं किसी भी तरह से, जो कंडीशन गिवन होती है, तो वो c की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता है, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कांस्टेंट बस ये ध्यान, अगर आपको वर्बली ऐसे पूछते हैं कि अगर 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, तो जितने ऑर्डर की है उतनी आएंगे। अगर 4 ऑर्डर की है तो 4 कांस्टेंट आएंगे जनरल सॉल्यूशन में। यहाँ पे एक ही ऑर्डर की है तो एक ही कांस्टेंट आएगा जनरल सॉल्यूशन में। इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट की करना क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, चाहे 1 ऑर्डर की हो, चाहे 10 ऑर्डर की हो, चाहे 4 ऑर्डर की हो, पर्टिकुलर में कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, जनरल में ही कांस्टेंट आएगा। तो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 11। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप यू कैन सी द क्वेश्चन इन द बुक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट देखो, इसने बोला है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो उसकी कंडीशन भी दी है साथ में, व्हेन y = 1 x = 0। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन इसलिए है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सके। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर आएगा। बट एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा लिखा हुआ कि फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जाम में लिखा होगा फाइंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस। कंडीशन अगर गिवन है तो आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कंडीशन गिवन नहीं है तो आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है dy/dx
इक्वल टू -4x/y²। कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से बाहर तो हो ही नहीं सकती। कभी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं होगा 1 से ज्यादा, उसकी पावर भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आप पूरे चैप्टर में देखेंगे तो ये आपको क्लियर है डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारा मेथड चल रहा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सबसे पहले हमें ये अप्लाई करके देखना है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एग्जाम में पता नहीं होगा, हो सकता है कि मेथड फेल हो जाए, तो आपको सेकंड मेथड पे जाना है, तो वो अभी बाद में आएगा। फर्स्ट मेथड को हम देख रहे हैं कि तो किस तरह से होगा वेरिएबल सेपरेट। आप देख लो, यहाँ पर है डीवाई और यहाँ पर है, बस ये ध्यान रखना है सेपरेशन के टाइम पर कि dx और dy न्यूमरेटर में ही इन्वॉल्व होने चाहिए। तो y² को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पर 1/y², dy आपका यहीं की यहीं पर है, और ये dx को मैं अगर इधर शिफ्ट कर देता हूं तो -4x dy। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इजीली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, x वाले बिल्कुल अलग, y वाले बिल्कुल अलग, और dy dx भी न्यूमरेटर में। इस तरह से अगर ये नहीं होते तो आपका मेथड 2 पे क्वेश्चन चला जाता। तो स्टूडेंट ये करने के बाद में आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन बोथ साइड। आपको अगर बेस समझ में आएगा क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है, तो आप आगे के क्वेश्चंस में भी इजीली दिमाग लगा लोगे। तो आपको समझना ये बेसिकली करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेट अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² dy -4 एज ए कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हो आप, x dx। अब किस तरह से होगा इंटीग्रेशन, अब 1/y², 1/y का log y होता है, बट 1/y² का log y² नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको इंटीग्रेशन का। ये इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर -2 dy, ये y की पावर 2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया, और ये -4 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2 प्लस c। x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 है तो अप्लाई कर दिया। अभी इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है, तो हम कांस्टेंट यहां भी लगा सकते हैं, चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो। आप ना लगाना चाहो तो अगले स्टेप पे भी लगा सकते हो। एक ही बार इंटीग्रेशन आएगा, चाहे एक ही बार कांस्टेंट आएगा, चाहे लेफ्ट में लगा लो, चाहे राइट में लगा लो, चाहे अभी लगा लो, चाहे बाद में भी लगा सकते हो, क्योंकि साइन चल रहा है इंटीग्रेशन का। तो मैंने इसमें इंटीग्रेशन किया यहाँ पे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल टू, ये 2 कैंसिल आउट, -2x², और ये इंटीग्रेशन हो चुका है अब। तो अब आप यहाँ पर c का c लिख देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ही बार, चाहे इधर इधर कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया आपका -1/y। कैसे, क्योंकि y की पावर है यहाँ पे -1, वो नीचे शिफ्ट कर ली, और ये जो -1 है वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया -1/y इक्वल टू -2x² प्लस c। और स्टूडेंट इसमें मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई एम फाइंड द, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ जनरल सॉल्यूशन, तो वो यही है, ये आ चुका है आपका जनरल सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन हो चुका है, एक कांस्टेंट भी आ गया, क्योंकि एक ही ऑर्डर में है। जनरल आने के बाद मैं पर्टिकुलर निकाल सकता हूं, अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लूं, तो उसके लिए कंडीशन आपको गिवन है। तो कंडीशन गिवन क्या है, हियर अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 0 है, या फिर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1। इसको लिखने की भी डिफरेंट स्टाइल होते हैं। यहाँ तो आपको सिंपल लिखा होगा, कई बार इस तरह से लिखा होता है ये कि y0 इक्वल टू 1। तो देखो ये भी एक इसका फॉर्मेट है लिखने का। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन सी वैल्यू x की है, कौन सी वैल्यू y की है। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो x की वैल्यू, जो सामने जो वैल्यू है वो y की वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, इस तरह से लिख देते हैं कई क्वेश्चंस में, y0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x नहीं दिखाई दे रहा आपको, बट जो ब्रैकेट में है वो x की वैल्यू है आपकी। अब आपने ये पुट करना है इसके अंदर, तो 1 पुट करेंगे, -1 इक्वल टू यहाँ पे -2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 और प्लस c। तो आप देख रहे हो वहां पे c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1। ये c की वैल्यू हमको इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। कंडीशन आपको हमेशा गिवन होगी c वैल्यू निकालने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/y इक्वल टू -2x² -1। c की वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस आप दोनों तरफ से कट कर सकते हो, तो 1/y इक्वल टू माइनस कट कर दिया, तो ये हो गया 2x² प्लस 1। ये है 1/y। तो जनरली हम y लिख देते हैं ऐसे, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2x² प्लस 1। तो 1/y से बेटर थोड़ा ये देखने में लग रहा है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, और इसी को बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पीएस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको क्लियर हो रहा है इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर की हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन 10 ऑर्डर की हो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी। और जनरल सॉल्यूशन में जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही ऑर्डर का उतने ही कांस्टेंट आपके आएंगे।
तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होती हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो ये चल रहा है हमारा मेथड नंबर 1। तो ये दोनों एग्जांपल्स के थ्रू आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट नाउ आई एम टेकिंग एक्सरसाइज नंबर, आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 9.4। इसके जो क्वेश्चंस हैं इसमें जनरल के क्वेश्चंस हैं पहले, फिर उसके अंदर, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये ऑल क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, बट नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.4। तो इसमें से मैं कुछ जो देखने में टफ क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन सब इजी है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट को देखने में लगता है कि मुश्किल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर वाई 10y dx प्लस sec स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखा होगा। अगर इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो कंडीशन में गिवन होती है, बट कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट किस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हमें करना है वेरिएबल सेपरेट। पहला मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी कि x की वैल्यूज को अलग और y की वैल्यूज को अलग। तो हम किस तरह से करेंगे, तो फर्स्टली sec स्क्वायर x 10y dx वी कैन राइट दिस माइनस sec स्क्वायर y इंटू 10x इंटू dy। तो हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया इसको। अब हम सोचेंगे यहाँ पे कि किस तरह से वेरिएबल सेपरेट पॉसिबल है, बट dx और dy डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर ये 10y को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये 10x को अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बनता है आपका sec स्क्वायर x अपॉन 10x, और ये dx एज इट इज माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y, और ये है सपोज यहां पर dy। तो यू कैन सी हियर वेरिएबल सेपरेट आपके हो चुके हैं और dx dy भी आपके न्यूमरेटर में ही है, और बिल्कुल x वाले का अलग टर्म्स है, y वाले अलग। चाहे तो y के इधर x के इधर वो किधर भी कर सकते हैं, बट एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में या राइट में एक x के टर्म्स और एक में y के टर्म्स। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। अगर ये प्रोसेस नहीं अप्लाई होता है, सेपरेट नहीं हो पाते, तो इसका मतलब क्लियर समझ लो कि आपका मेथड 1 फेल हो चुका है। तो अब इसमें आगे कंटिन्यूएशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स अब आपका हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब देखो इंटीग्रेशन की कोई भी टेक्निक, जो 7 चैप्टर आपने पूरा पढ़ा हुआ, बहुत सारी टेक्निक हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाई पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, फॉर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन के लिए, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही वेरी इजीली मेथड यूज हो रहा है। अगर मैं लेट कर लेता हूं 10x को t, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 9 चैप्टर तभी आएगा जब आपको 5 और 7 एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे हम पुट कर देंगे सपोज, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन t dt, क्योंकि हमने sec स्क्वायर x और dx की जगह पुट कर दिया dt, और ये t हमने कंसीडर किया हुआ था। सेम ऐसे ही आप राइट हैंड साइड में भी कर सकते हो। इसको आप 10y को कंसीडर कर लो t1, तो sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dt1। तो वही कॉन्सेप्ट 1 अपॉन t1 और dt1। तो इसका हो गया log t, और t की वैल्यू क्या है आपकी 10x, और इस तरफ क्या है माइनस log t1 की वैल्यू कितनी है 10y प्लस। अब देखो, अब हमारा इंटीग्रेशन दोनों तरफ हो चुका है, कांस्टेंट लगाना है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि अपने मन से माना हुआ। आप तो चाहो तो c मान सकते हो। तो यहां पे आपको लिखना है, मेंशन करना है कि वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कई बार क्या होता है बेसिकली कि हमने c लिखा है, तो कोई स्टूडेंट जनरली लिखते नहीं, जैसे ही मैं c की जगह और यूज करूंगा, अगर मैं सब कुछ अंडर रूट c लगा दूंगा यहाँ पर, या log c लगा दूंगा, तब आप बोलोगे सर यहाँ तो c लगा देते। तो ये एक्चुअली में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, c की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बस कांस्टेंट लेना है। तो नाउ शिफ्ट
log 10y to left hand side log 10x plus log 10y equals to c, और log a plus log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर हम, तो log 10x इंटू 10y equals to c। ये अभी मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, बट एक डिफरेंशियल इक्वेशन के हजारों लाखों आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। अगर मैं यहाँ पे c/2 लेता हूं तो c/2 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, log c लेता हूं तो log c के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, c लेता हूं तो c के। जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, हजारों लाखों सॉल्यूशन पॉसिबल है, हर बच्चे का अलग अलग आंसर आ सकता है, वो डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। यहां तक तो सबका क्वेश्चन सेम होगा, जैसे मैं कांस्टेंट ऐड करूंगा यहां से सबका आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा और सबके आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक होंगे जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर में सबका फिक्स होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, सबका सेम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। बुक में जो आंसर्स आपको गिवन है जनरल सॉल्यूशन के, आपको ये पता नहीं है बिल्कुल भी उसने क्या कांस्टेंट लिया होगा, वहां पे सी के अकॉर्डिंग निकाला होगा या लॉग सी के अकॉर्डिंग निकाला होगा। तो आप एग्जैक्टली बुक से मैच मत करना आंसर। अगर आपको मैच करना है तो पहले वही सोचना पड़ेगा जो बुक वाले ने आंसर में सी की जगह पर जो उसने लिया होगा। कई क्वेश्चंस में जैसे कि दोनों तरफ लॉग आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो लॉग सी कांस्टेंट लेते हैं, जिससे लॉग से लॉग कैंसिल आउट कट जाए। अगर मैं इसी क्वेश्चन में लॉग सी कांस्टेंट ले लेता हूं तो देखो इसका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो आपका बुक से भी मैच हो जाएगा। किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है सी, अगर मैं इसको लॉग सी लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा इधर, log 10x इंटू 10y इक्वल्स टू log c। तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर log c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि भैया अपने मन से माना है मैंने कांस्टेंट। आप ये नहीं कह सकते आपने कहां से लिया, मैंने अपने मन से कुछ भी कांस्टेंट लिया। आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन से माना हुआ। अगर मैं ये कांस्टेंट लेता हूं तो क्या हुआ, लॉग से लॉग कट गया। अभी आंसर आ रहा है आपका 10x इंटू 10y इक्वल्स टू c। तो ये दो आंसर देखो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। ये दो क्या 10,000 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। तो आप इनमें से मैच कर लो। अब अगर बुक में ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब 100% उसने log c कांस्टेंट लिया है। अगर बुक में ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब c कांस्टेंट लिया है। तो बुक के आंसर अगर आपको मैच करनी है तो पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा कि उसने c क्या लिया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है। यदि कंसेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ आपको c लेना है, कहाँ log c लगाना है, बुक से आंसर में लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है। वेरिएबल सेपरेट कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। नो डाउट वीडियो से आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 9.4। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 9.4 का। अब देखो क्वेश्चन है ये dy by dx equals to y 10x when y equals to 1 when x equals to 0। इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया जनरल सॉल्यूशन का। अब एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। फिर आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो डाउट में क्लियर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर मेंशन नहीं है किस मेथड से अप्लाई करना है, आपको सिर्फ लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशन गिवन है तो आपको पता चल गया कि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए आपको कंडीशन आपको गिवन है। तो स्टूडेंट आपको बेसिक वहीं से स्टार्ट करना है। मेथड नंबर 1 आपको माइंड में सबसे पहले आपको रन कराना है कि मेथड 1 क्या था। मेथड 1 था आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो कैसे वेरिएबल सेपरेट होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लियरली, क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, काफी सारी चीजों का लिंकअप होता है। आपको बेसिक चीजें समझ में आएंगी तभी आपको क्वेश्चन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ राइट में और डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, तो इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल होगा। तो किस तरह से होगा, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो dx और dy को अलग। तो सपोज मैंने 1/y को इधर शिफ्ट कर लिया, dy एज इट इज, और dx को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 10x dx। ये बिल्कुल इजीली वेरिएबल सेपरेट हो गए। अगर वेरिएबल सेपरेट इजीली नहीं होते हैं तो आपको क्लियर ये क्लियर है कि आपका मेथड 1 आपका फेल हो चुका है। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो इसमें तो आपके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dx भी ऊपर है, dy भी ऊपर है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर मुश्किल नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो अपने आप 100% श्योरिटी जरूर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सबके सब। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप इसमें 1/y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x d। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन की टेक्निक्स सारी आनी चाहिए, तभी आप इसको
इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो 1/y का तो आपका डायरेक्ट हो गया, 1/y का एंटी डेरिवेटिव होता है log y 10x। तो 10x का आपको फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड जो आपको बताया था 7.2 एक्सरसाइज में कि 10x का cot x का sec x का और cosec x का, जो कि डेरिवेटिव में नहीं था। फिर हमने 10 उसमें आपको ड्राइव करना बताया था, किस तरह से आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो 10x का पहले इंटीग्रेशन होता क्या है ये बता देते हैं आपको। तो 10x dx का इंटीग्रेशन होता है log sec x अगर पॉजिटिव में लिखना है तो, और नेगेटिव में होता है माइनस log cos x। कोई सा भी यूज कर सकते हो उसके अंदर। कैसे आया ये, तो वही sin x अपॉन cos x, पहले इसको लिखेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे तो सीधा फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाता है। तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर इन दोनों में से। मान लो आपको सेक का लगाना है या कॉस का लगाना है, कोई भी लगा सकते हो। तो लगा देते हैं, बोलो कौन सा, माइनस लॉग कॉस का लगा देते हैं। चलो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है, ये जनरल सॉल्यूशन तो हो चुका है। जनरल सॉल्यूशन क्योंकि एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया, यहां तक सबका सेम होगा। लेकिन पर्टिकुलर में आगे वाला भी सबका सेम होगा। जनरल में अलग अलग हो सकता है, पर्टिकुलर सबका सेम आंसर आता है। अब कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कांस्टेंट को फाइंड करना है तो कंडीशन गिवन है। अब आप पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। x 0 होने पर y की वैल्यू 1 थी, तो फिर पुट करेंगे आप, तो log 1 y की वैल्यू 1 पुट कर दी इक्वल्स टू माइनस log cos 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दिया प्लस c। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस ये भी cos 0 1 होता है, log 1 हो गया, ये भी 0 हो गया आपका। तो c की वैल्यू हो गई आपकी, तो कांस्टेंट की वैल्यू हो गई आपकी 0, इसमें पुट कर देंगे आप। तो log y इक्वल्स टू माइनस log cos x प्लस g। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बस आने वाला है, या इसको भी कह सकते हैं, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि बोथ साइड में log है। तो ये क्या हो जाएगा आपका log y प्लस log cos x इक्वल्स टू 0, और log a प्लस log b होता है आपका log a इंटू b, तो y इंटू cos x इक्वल्स टू 0। ये आंसर है। बाकी अगर बुक से मिलाना है तो वही मैंने बताया, क्योंकि बुक से मिलाना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉग, अगर दोनों तरफ लॉग है तो अगर मैं log c कांस्टेंट लूंगा तब भी आपका यही सेम आंसर आ जाएगा। और यहाँ से y cos x हम निकालेंगे तब भी आपकी वैल्यू आपकी बुक से मैच हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है मेथड किस तरह से हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किया है और इसको जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इसका आंसर निकाला है। तो इस तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 की, वो आपको होमवर्क में करने हैं, और जो भी इसकी डाउट होगी अब आगे की लाइव क्लासेस में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये मेथड नंबर 1 आपको क्लियर हुआ, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।